नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। नौकरी का लालच देकर एक फर्जी कंपनी के द्वारा गरीब 10,000 छात्र छात्राओं से करोड़ रुपए का ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्रों ने नाका नंबर 5 पर घंटों कटपुरी चौक, आयकर चौक, मुख्य सड़क जाम रखा। हालांकि एसएसपी मनोज कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। नौकरी के बदले 1500 रुपया, 2000 रुपया सबसे ठग लिया। अच्छा, वो लड़का लोग बोलने आया तो हजारों पुलिस वाला को उतार दिया। लाल वर्दी, पीयर वर्दी, हरियर वर्दी, बुल्लू वर्दी। आप अपने अधिकार की बात करिएगा तो लाठी लेके आ जाएगा। क्या है ये व्यवस्था में हम लोग आए हैं? 1 घंटा के अंदर डीएम साहब को यहाँ आना पड़ेगा। आप लोग पहले शांति से बैठिए। होने के लिए कौन बोला? ये जिला का मालिक कौन है? डीएम। आने वाला थोड़े ना मालिक है। डीएम साहब हम लोगों को आके कहे कि हजारों हजार बेरोजगार से 1500 रुपया जो वसूल लेलका है, ओकर भागीदार कौन होता है? बोला जाता था कि जो बच्चे लोग देख नहीं पाते उनके लिए एक नॉवेल तैयार होता। तो बोला गया था कि 14 रुपीज़ पर पेज मिलेगा, जितना पेज आप लिख सकते 1 मंथ में। आज उसका डेट था तो आज आए तो पता चला कि पेज पे कितना लिया जा रहा है? 14 रुपीज़। और पहले 1400 रुपये चार्ज दिया जाता था। क्या चीज़ आप रजिस्ट्रेशन? हाँ, रजिस्ट्रेशन। मामला ये है जो कि हम लोग सोचे जो कि घर बैठे रहते हैं, पैसे की दिक्कत झेल रहे हैं, तो ये वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टर ना जगह जगह पर लगा हुआ है। तो सोचे जो कि इसमें काम कर लेते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कुछ मदद मिले। लेकिन ये क्या पुलिस लोग को भी ना पोस्टर देख के तो थोड़ा सा छानबीन करना चाहिए था ना, जो कि ये वर्क जो निकला है ये सही है या गलत। तो पुलिस लोग ना उस चीज़ के लिए ना एक्शन में नहीं आते हैं, जो क्या मेरे शहर में गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। संस्था कहाँ पर है? संस्था कहाँ पर है जहाँ आपने? ये कैप्टन कॉम्प्लेक्स में। मामला सर, यहाँ पे मैंने एक हैंड राइटिंग बेस्ड मैंने एक वर्क लिया, जो होमवर्क होता है। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम है इस संस्था का। जो बताया गया कि 2014 से महाराष्ट्र की कंपनी है, यहाँ पर लगभग 6 महीने से काम कर रही है। यहाँ 2 तरह के काम है, एक है वीकली पेमेंट दिया जाएगा और एक मंथली बेस्ड काम दिया जाएगा। तो मैंने सर मंथली बेस्ड काम मैंने लिया, जिसका रिसिप्ट देख सकते हैं, या मेरा नाम है इसमें है और क्या अमाउंट लिया गया है 1399 रुपये। आप देख सकते हैं सर, यह 1399 मुझसे लिए गए हैं और इसके बदले में मुझे एक नॉवेल और बोला कि आपको पेज मिलेंगे। तो उस समय मंथली के लिए मैं मंथली रिसीट है सर, वीकली भी है, लेकिन वीकली मैंने नहीं लिया। जो वीकली में टारगेट था कि 1 सप्ताह में आपको काम को पूरे करने हैं, तो आपको 22 रुपये पेमेंट मिलेंगे। और मंथली करेंगे तो पर पेज का 14 रुपये मिलेंगे। और इस काम को मैंने लिया, जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा 1399 रुपये सर, और 14 मान के चलिए, एक में मुझे वापस भी नहीं दिया उन्होंने। 1399 कितने स्टूडेंट का पैसा यहाँ लिया? जिस समय मैं आया था उस समय 4000 प्लस थे सर। अभी 3 दिन के बाद मैं आया हूँ और मुझे खड़े रहने की जगह नहीं थी, और उसमें एक टेस्ट भी ली गई थी सर कि हैंड राइटिंग कैसी है नहीं है।
तो 7 नंबर की टेस्ट लिया, जिसमें मैं 6 भी आया था सर। तो इस तरह से मैंने दिया, अपने पैसे को लगाया ताकि मैं 2 पैसे कमा कर स्टडी कर सकूँ, फर्दर स्टडी कर सकूँ। सर इस तरह की कंडीशन में देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कितने का पैसा गोलमाल किया होगा? लगभग सर 80-90 लाख रुपया। तो जो एस्टिमेट मेरे हिसाब से जिस समय आया तो उसमें 4000 स्टूडेंट का था, और उसके बाद अभी 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें सर सबने अपना नथिभुक्त किया है। लेकिन हालात अभी ये है कि क्या बताऊँ सर, मैं तो कितने पैसे का गोलमाल लग रहा है? 70 से 80 लाख से कम नहीं है सर। नाका पे कुछ विद्यार्थी लोग रोड जाम कर दिए थे, यह कह करके कि एक वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी थाना से सटे बगल में चला रही थी। उसमें करीब कितने विद्यार्थी होंगे? 1 लाख कम से कम 1 लाख 10,000 से ऊपर। झूठ बोलना बंद करो। काफ़ी संख्या में विद्यार्थी वहाँ इसमें जाते थे, और कंपनी जो है 1399 रुपया एडमिशन के नाम पे, और 2 महीने बाद 49 समथिंग रुपये वो वापस करने का भरोसा दिलाया था, और बीते रात वो कंपनी यहाँ से भाग गई। नगर थाना के समीप शनिवार की सुबह खाना बनाने के दौरान एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, वहीं परिवार के लोग सुरक्षित बचाए गए। ना उधर से जब हम दुकान पर आए तो पीछे से देखिए बाहरी तरफ से आग लग गया, वो कुछ पता नहीं चला। हम दुकान पर बैठे हुए थे सर। घर का सामान सब जल गया है? हाँ सब जल गया, आधार कार्ड सब जल गया, पीना उना सब जल गया हुआ है। घर का जो गार्जियन था वो 300 रुपया रोज कमाता है, वो तो गया काम करने। बाल बच्चा जो जितना था ना वो घर में था, खाना बना रहा था, एक ही टाइम का खाना ही बना रहा था, सब वो भी जला गया। साथ में कपड़ा उपड़ा था पहनने ओढ़ने वाला, वो भी जला गया। प्लस रह गया घर जो कर्जा बयान करते घर बनाया था, वो भी घर वो टूट गया। अब कर्जा वाला भी इसके पीछे पड़ा रहेगा। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशन की 24वें कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग ईश अस्थाना होटल में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित बांग्लादेश, चीन, जापान, मलेशिया के अलावे कई देश के प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया। वहीं शनिवार को रोजी चाइल्ड स्कूल के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने इसको लेकर विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। ये कजाकिस्तान में अस्थाना जगह है, उसका कैपिटल है, वहीं मैं गया था। वो यूनेस्को का वहाँ एशिया लेवल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का वो था। ये यूनेस्को उसको रिप्रेजेंट करती है यूनेस्को को। और मैं यहाँ बिहार इंडिया से कुकई, दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसी के तरफ से इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था। मैं इंडिया से अकेला था वहाँ। वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग थी हम लोग की। वहाँ हमने हमारे जो कार्यकलाप थे हमारे यहाँ कुकई के इंडिया में, उसको मैंने वहाँ प्रस्तुत किया। वहाँ हमें सम्मानित भी किया गया। उसके बाद 3 दिन हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें विद्वान लोग डिफरेंट वहाँ के 12 कंट्रीज़ ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। के जो भी विद्वान लोग थे, जानकार थे, यूनेस्को से उनके मंत्रीगण, सभी लोग, उनके ऑफिशियल्स, एवरीबॉडी इज़ देयर। तो कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल था। वो मेन कॉन्फ्रेंस में हम लोग के उसमें ये था कि यूनेस्को के एम्स एंड ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग बढ़ाएं। यूनेस्को यूएनओ का एक विंग है जो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है। और अभी सबसे बड़ा उन लोग का यूनेस्को का है पीस एंड हारमोनी।
विद टॉलरेंस, क्योंकि हर जगह वायलेंस इतना बढ़ रहा है, तो उस पर पीस के बारे में ही जब मेन चर्चा थी कि किस तरह पीस आए, लोगों में टॉलरेंस कैसे हो, इस पर सबसे ज़्यादा यही मैटर था वहाँ पे। उसके डिफरेंट चैप्टर्स पे बात थी, डिस्कशन थे। कुकई एक वर्ल्ड फेडरेशन, ये तो एफुका हुआ, एशिया पैसिफिक का एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशन करके है, वो पूरे वर्ल्ड का फेडरेशन होता है, वो यूनेस्को से कंसर्निंग रहता है। उसके प्रेसिडेंट एशिया में पहली बार, अभी तक एशिया के बाहर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पहली बार जब इंडियाई के मिस्टर धीरेन्द्र भटनागर उसमें प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए 2 साल पहले, 4 साल का रिज्यूम है, वो उसके तरफ से वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उनको भी, वो भी डायस पे स्पीचेस, डिफरेंट मॉनिटरिंग इसके लिए थे, मॉडरेटर थे, वो भी थे वहाँ। हम लोग का मेन वहाँ मोटो ये हुआ कि सोसाइटी से हम लोग डेवलप कराएं, डिफरेंट कल्चर से डेवलप कराएं। हमारी संस्कृति इंडिया ही में देख लीजिए कितनी संस्कृति, हर जगह अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर के अलग अलग संस्कृति है। तो वर्ल्ड तो और बड़ा है, उनकी संस्कृति है। तो जिसकी भी पहली की संस्कृति थी, वो संस्कृति में हर जगह पीस की ही बात होती थी। उस समय तो इस तरह का था ही नहीं कि साहब हाँ लोग उत्सृंखल थे, तो उसको लेते हुए वो भावना उन लोगों को डेवलप कराएं, उनके संस्कृति को उनको डेवलप कराएं, उसको नोन कराएं कि साहब आपकी संस्कृति जो है थी वो कैसे, उसको आप उसके थ्रू जाइए, सोसाइटी को आप डेवलप कराइए। कैसे? सोसाइटी में कौन आने वाला लीडर है? अभी तो जो लीडर हैं यूथ्स ही अभी आएंगे, वही आगे हमारे लीडर होंगे। हर वर्ल्ड के, हम लोग कंट्री के, वर्ल्ड के हर जगह वही लीडर आएंगे। तो उन यूथ के लेवल से ही उनको हम लोग डेवलप कराएं, स्कूल कॉलेज से डेवलप कराएं। उससे आगे यूथ है, कॉलेज उन्होंने कंप्लीट किया, वो भी यूथ है, उस विंग को कैसे डेवलप कराएं? क्योंकि देखिए अभी हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता हो गई है, वो आपराधिक भावना बढ़ती जा रही है। उसका कारण बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग देख रहे हैं कि साहब जो इस तरह के हैं हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, इजीली मनी है, इजीली पावर है, ये है, तो वो भी एक कारण है। तो खैर वो तो अपना है। तो ये कैसे सोसाइटी को, कैसे उस यूथ को हम लोग उसको डेवलप कराएं, उसमें डेवलप कराने के लिए यूथ को कैसे उनको, तो वो हम लोग यूथ को हमारे डायरेक्शन से, हमारे सोसाइटी के थ्रू जाए, उनमें जागरूकता कैसे आए, जागरूक करें कि क्या चीज़ है। तो जागरूक कैसे, क्या उनको पहले उनका एम, यूथ का कोई एम नहीं रहता, ज़्यादातर कुछ बहुत हैं, ठीक है, बहुत तेज हैं, बहुत ये है, उनका एम है, उनको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। लेकिन मास जो यूथ है वो पढ़ाई कर रहा है, उसका कोई एम नहीं। जस्ट उसने ग्रेजुएशन किया, उसने ये किया, हायर स्टडीज़ कर ली, जो भी कर सकते हैं, MSc किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसके बाद उसका कोई एम नहीं। तो वो जो भी यूथ को कराइए, चाहे वो विलेज एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, उनके यूथ्स को वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपराधिक भावना वर्ल्ड वाइड हो रही है। अमेरिका में देखिए कितने जगह जगह कितनी बार देखते हैं स्कूल में फायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड ये है, तो उसको कैसे कराएं? तो उनका एम सबसे पहले उनको होना चाहिए कि उनको हम लोग करें कि व्हाट इज़ योर एम, तुम एम बनाओ, लाइफ में क्या बनोगे। तो अगर उनका अच्छा एम बनेगा, कुछ होगा, तो वो बन सकते हैं। तो वो उनके साथ में उनको उस तरह से भावना पैदा करें, सोसाइटी के थ्रू बात पैदा करें। तो ये केवल है, तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा, पीस हार्मोनी के लिए हम लोग का हेरिटेज क्या है? कोई हेरिटेज के बारे में नहीं जानना चाह रहा है, कोई नहीं जा रहा है, चीज़ है, सबको तोड़ो नया बना दो, तोड़ो नया बना दो। हेरिटेज जो हम लोग के कल्चरल हेरिटेज थे, तो वो अब नहीं मिल सकते अगर उसको हम नष्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कितने हेरिटेज थे, उन्होंने बंद ख़त्म कर दिया, तोड़ के हटा दिया। तो अभी भी जो भी है उसको हम लोग कैसे बचाएं? वो मैन मेड भी डिस्टर्ब होता है, नेचुरल कैलेमिटी से भी डिस्टर्ब होता है, तो उसको कैसे करें? तो वो जब हम हेरिटेज के लिए बात करेंगे तो हेरिटेज के कारण से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। वो एक आएगा कि साहब हम उसके बारे में जानें, तो पिछली अपनी हिस्ट्री जानेंगे, अपनी हिस्ट्री अच्छी जानेंगे तो अपनी चीज़ है, तो उसको हम लोग पढ़ाई के उसके हिसाब से अपने को गेम्स करेंगे। तो ये एक है जलवायु परिवर्तन। खाली हम लोग कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्यों? मैन मेड है, इट इज़ मैक्सिमम मैन मेड वर्ल्ड वाइड। कुछ जो एडवांस कंट्री हैं वो तो ठीक है, अपने को कुछ डेवलप बचा रहे हैं,
लेकिन जो अनएडवांस है, इंडिया भी है एडवांस के उसमें प्रोसेस में आ रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी है, तो वो कैसे उनके उसमें आए कि साहब हम उसको कैसे बचाएं। जल, जमीन, जंगल, जानवर, उसको भी मार रहे हैं हम लोग, तो उसको कैसे बचाएंगे, उसको कैसे वाटर का कैसे हार्वेस्टिंग करें, कैसे करें। वाटर लेवल सब जगह ख़त्म हो रहा है। ये कहते हैं कि साहब 30 साल में अगर यही कंडीशन रहेगी तो हम लोग पानी के लिए हाहाकार होगा, लोग नहीं जानेंगे कि पानी क्या होता है। तो ये चीज़ को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में डिस्कशंस होनी चाहिए। नेशनैलिटी के बारे में बात करें, ये नहीं है समुदाय डिफरेंट, एक हर जगह हर अर्बन एरिया में समुदाय डिफरेंट समुदाय के लोग हैं, उनको उनके बीच हारमोनी कैसे लाएं। ये वर्ल्ड में हर जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ यही डिस्कशन है, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग क्या भी है, ये हम लोग का भी एकदम है, चाहे वो दरभंगा छोटे लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो। हम लोग समुदाय में आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, जो कि पहले कहाँ थी ऐसी। तो इसलिए अगर हम लोग पहले का अपना संस्कृति को देखें, उसको डेवलप करें, उससे सीखेंगे तो हारमोनी आएगी हम लोग उसको तब हारमोनी करें। कोई प्रॉब्लम आता है मिल बैठ के करें, मिल बैठ के तय करेंगे, तय होगा, क्यों नहीं होगा। फिर इस तरह के काम के लिए लोग ने बना लिया है कि साहब कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कोई वो वही हो सकता नहीं। बिजनेस पीपल, बिजनेस कम्युनिटी, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए उनके तरफ से कि साहब वो भी हर तरह से, क्योंकि फंड की भी ज़रूरत होती है। उनके पास फंड है, उनके पास सबसे बड़ा है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स के जगह है। बिजनेस एक छोटा बिजनेस भी है तो उनके पास भी 100 आदमी आता है एक दिन में, छोटा एकदम बिजनेस है, बड़े हैं लाखों लोग से कनेक्टेड हैं। तो अगर वो इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो वो उसको ज़्यादा डेवलप करा सकते हैं। सोसाइटी, हर सोसाइटी को ये अगर हमारी भावना हो जाए कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व होना है तो देखिए बिल्कुल ठीक होगा। तो यही इस तरह की बहुत सारी बातें थी जिसको हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया। नर्सशेल में हम लोग ने यही किया, यही डिसाइड हुआ, आपस में भी बात हुई, उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात हुई कि हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीज़ में जाके अपने जो लोकल लोग हैं वहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी दें, यूथ को हम लोग ट्रेनिंग दें, यूथ के तरफ से हम लोग डेवलप कराएं लोगों को कि उसको डाइवर्ट करें कि साहब अच्छे चीज़ में, अच्छे उसमें कैसे जाए। तो यही हम लोग का एम है, ये ऑब्जेक्ट है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की महिला इकाई द्वारा मिथिला विकास बोर्ड पर महिला के सहभागिता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय के थाना स्थल पर किया गया। हम लोग मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि अगर हमारे मिथिला में मिथिला विकास बोर्ड होगा तो हमारे जो भी मतलब मिथिला में प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, मिथिला विकास बोर्ड इसकी मतलब देख रेख में, उनके देख रेख में सारा काम होगा। हमारे मिथिला में इतने सारे मतलब जनसंख्या के होने के बावजूद इतने लोगों के पास पढ़ने की पूरी सुविधा नहीं है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ चीनी मिल्स वगैरह जो भी है वो बंद है, यहाँ रोज़गार का कोई सही साधन नहीं है और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे मिथिला में सब कुछ की सुविधा हो, औरतों के लिए मतलब औरतों के रोज़गार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए व्यवस्था की जाए, यही मांग है हमारी। मुख्य उद्देश्य क्या आपका, मेन उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे मिथिला में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जाए। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी, MSCO जिला अध्यक्ष। महिला टीम जो दरभंगा में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक कार्यक्रम रखा गया था संगोष्ठी के तौर पे, और हम लोगों का सबसे बड़ा मुख्य एक मांग था कि मिथिला विकास बोर्ड जो आज मिथिला एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र है भारतवर्ष के देश में जहाँ पे रोज़गार नहीं है, आप पलायन पे सब मजबूर हैं, जहाँ पे जो है सो हम एक रोज़गार के लिए, एक जो है सुविधा के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज महिला टीम के द्वारा आज मैथिल महिलाओं की मिथिला विकास बोर्ड में क्या सहभागिता होना चाहिए, आज हम लोग उसी पे संगोष्ठी कर रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर और मैं दरभंगा जिलाध्यक्ष हूँ। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ की ओर से शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त
तार वादक मलिक भट्ट एवं तबला वादक राजकुमार मिश्रा ने अपने स्वर लहरों से वातावरण को अनुगूंजित कर दिया। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ दरभंगा में स्पीक मैके द्वारा प्रायोजित डॉक्टर पंडित सलील भट्ट और पंडित राम कुमार मिश्रा जी का संगीत गायन और रुद्र सात्विक वीणा का वादन का कार्यक्रम किया गया। आज खास करके मिथिला की धरती पर पहली बार वो जयपुर से चलकर आए। सलील भट्ट सात्विक वीणा के प्रणेता माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा ये सात्विक वीणा की संरचना की गई है। इनका शिक्षा दीक्षा जो है जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ राम कुमार पंडित जी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। आज विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ स्पीक मैके द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित की गई। हम खास करके पंडित सलील भट्ट साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो मिथिला की पुण्यभूमि पर आकर उन्होंने जो कि संगीत के क्षेत्र में बहुत जमाने से पारंगत हासिल किए हुए हैं, वहाँ पर सात्विक वीणा बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। साथ में हमारे आज के जो अतिथिगण थे प्रोफेसर अजित कुमार वर्मा साहब, डॉक्टर पुष्पम नारायण, डॉक्टर बद्रीनाथ झा जी, डॉक्टर जयशंकर झा जी, इन लोगों ने आकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। और हम कह सकते हैं कि आप सभी ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो खासकर इस तरह के बढ़ावा देते हैं, इससे मिथिला का एक पहचान बनता है। और ख़ासकर मिथिला के आतिथ्य से खुश होकर वो जब बाहर जाते हैं तो मिथिला की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आज खास करके दरभंगा सेंट्रल स्कूल को यह मौका मिला कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को बुलाकर इन्होंने जो यह प्रोग्राम कराया, यह यहाँ के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच सलील भट्ट जी जैसे और राम कुमार मिश्रा जैसे तबला वादक जो लिजार्ड ऑफ द तबला कहलाते हैं और जो लीजेंड ऑफ द सात्विक वीणा कहलाते हैं, वो हमारे बीच थे। आज का कार्यक्रम बच्चों ने काफ़ी सराहा। बच्चों ने उनसे अपनी जिज्ञासाएँ पूछी, जिसका उन्होंने जवाब दिया और राग किरवानी और कुछ धुन बजाकर बच्चों को भारतीय संस्कृति में संगीत के लिए प्रोत्साहित किया और फिर भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। इसके लिए हम स्पीक मैके और
पंडित सलील भट्ट साहब और पंडित राम कुमार मिश्रा जी के शुक्रगुजार हैं और उनको ढेर सारी आकांक्षाएँ रखते हैं कि पुनः वो पधारें और मिथिला की धरती पर फिर से एक बार वो सात्विक वीणा का वादन करें, जिससे यहाँ से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिले। भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग एवं मानव संसाधन विभाग मंत्रालय की ओर से स्थानीय MMTM कॉलेज में साप्ताहिक राष्ट्र प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लिपियाँ सीखूं, फिर जो मिथिलाक्षर का जो उपयोग ये पांडुलिपियाँ खोजूंगी, फिर थोड़ा सा मतलब गया कि इतिहास निकालना चाहती हूँ इससे, तो इसलिए मैं सीखने आई हूँ। वो जो वाचस्पति जी का लिखा हुआ है पांडुलिपि, वो क्या मिथिलाक्षर या तीर्थाक्षर में है क्या? मिथिलाक्षर तीर्थाक्षर एक ही है ना? हाँ एक ही है। हाँ जैसे मतलब जो मिथिला और अक्षर, इसका मतलब है मिथिलाक्षर, और तिरुपता जैसे यहाँ का जो जगह है, हाँ, तो इसलिए तिरुपता भी बोलते होंगे, लेकिन वो तो एक ही होंगे। या हो सकता है जैसे हम तो अभी तक इतना नहीं जानते हो ना, अलग अलग एज में जैसे लिपियान का जो वो विकास भी हो सकता, तो अभी हम अब हम देखेंगे, तो अभी मतलब हम जेरो है, मतलब जानकारी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब सीखने आई हूँ इसका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तोमोका मुशिका। संस्कृत अभिलेख के विषय में कार्यरत हूँ। मैं उत्तरी क्षेत्र के और उत्तरी भारत के सभी लिपियों के विषय में काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की लिपियों पर भी काम कर रही हूँ। मेरा कार्य शैली की विशेषता है, मैं लाओ, थाई, खमेर के साथ साथ तिब्बती लिपियों के विषय में भी काम कर रही हूँ, जिसे बोधि स्क्रिप्ट कहते हैं। और मैथिली, मिथिलाक्षर और कैथी लिपि ये एक रीजनल वेरिएशन है, और इस लिपि को सीखने के लिए मैं दिल्ली से आई हूँ, क्योंकि कैथी लिपि कायस्थों की प्रथम लिपि मानी जाती है, जिसका आविष्कार कायस्थ प्रजाति द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में जितने भी आपके दस्तावेज होते हैं, बही खाते होते हैं, सब कुछ इसी लिपियों में बने होते थे। उन चीज़ों को समझने के लिए, और हर 2 किलोमीटर पे हमारी भारतीय लिपि और भाषा का संसार बदल जाता है, हमारे उसमें क्षेत्रीयता और लिखावट की तन्यता बदल जाती है। इन सभी गहराइयों से सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी रुचि है लिपियों को जानने और सीखने के लिए, और कैथी लिपि सीखने के पश्चात, चूँकि ये भोजपुरी के बहुत ही समकालीन है, तो हम प्रोटो बंगाली और प्रोटो उड़िया और साथ ही आसामी और नंदी नागरी का जो इनिशियल फेज है उसको समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। और कैथी लिपि के साथ साथ जो उर्दू का प्रकाशन है हमारा, उसके कुछ वेरिएशंस हमारे अरबिन पार्सिन इफेक्ट्स पे भी मिलते हैं। इससे भी हमें सीखने में बहुत ही आपको सफलता के साथ सहायता मिलेगी। और मैथिली भाषा जितनी कर्णप्रिय है, उसे सीखना, समझना और अपने हिसाब से प्राचीन काल की लिपि के हिसाब से अनुमान लगाना उतना ही कठिन है। लिपियों का संसार जितना भिन्न है, भाषा का संसार उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारी क्षेत्रीयता और अखंडता हर 2 किलोमीटर पर बदल जाती है। भारत की इस विविध भाषाओं के क्षेत्र में अपनी लिपि को तारतम्य बनाए रखने के लिए, लिपियों को जिंदा रखने के लिए, ऊर्जिस्वित करने के लिए हमें लिपियों को सीखना और उसको सिखाते रहना बहुत ही आवश्यक है। जहां एक और पानी को बचाने को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय रोज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के लापरवाही की वजह से हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। आए दिन रोज हजारों लीटर पानी इससे बर्बाद हो रहा है, और गरीब लोग पानी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और इसको कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला कोई नहीं पड़ता यहाँ का। कहाँ से पानी बर्बाद हो रही है? ये रोज पब्लिक स्कूल। क्या किसी ने कंप्लेन किया जाके पानी आपका बर्बाद हो रही है? उसकी प्रशासन उसकी खुद है, पूरे प्रशासन है, पूरा टीम है, पूरे स्कूल के पूरे वो है, व्यवस्थापक है,
उनका काम है देखना। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार दत्त। की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।